हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम नीट 2024 का पेपर हल करने वाले हैं, जो कि 5 मई को अभी जल्द ही हुआ है। आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। और मैं फिजिक्स के पोर्शन को कर रहा हूँ, जिसमें पार्ट ए को लेकर चल रहा हूँ। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.49 टेस्ला अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स 20 complete oscillations in 5 seconds. The moment of inertia of the needle is 9.8 into 10 power minus 6 kg meter square. If the magnitude of magnetic moment of the needle is x into 10 power minus 5 ampere meter square, then the value of x is। ये सिंपल सी बात है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का जो रिलेशन था उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है। इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आपको याद है तो तुरंत कर सकते हो। इसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करो, टी इक्वल टू होता था 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, जहाँ एम मैग्नेटिक मोमेंट और बी मैग्नेटिक फील्ड है और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं यहाँ से यम निकालना चाहूँ, यम मैग्नेटिक मोमेंट ये दे रखा है यहाँ पर, तो यम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? होल स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। होल स्क्वायर करोगे 2 पाई, यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अंडर रूट इसका हट जाएगा, यम को मैंने उधर भेज दिया, टी नीचे आ जाएगा, टी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, टी स्क्वायर इंटू बी। ये अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। जो जो चीज़ें गिवन है रख लेते हैं। एम कितना है? एम बता रहा मैग्नेटिक मोमेंट है एक्स इंटू 10 पावर माइनस 5, एक्स इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 रख देते हैं इधर। इधर 4 पाई स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है? 9.8 इंटू 10 पावर माइनस 6, 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। नीचे टी स्क्वायर। अच्छा, टाइम पीरियड कितना होगा? देखिए टाइम पीरियड यहाँ पर जो हो जाएगा, कह रहा 20 कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करता 5 सेकंड में, तो 1 ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट होगा? 20/5, यानी कि 4 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.49 टेस्ला। ओके, कैंसिल कर लीजिए और देखिए क्या मिलता है यहाँ पर हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 से कैंसिल हो गया। नाउ देखिए यहाँ पर है 0.49, यहाँ पर है 9.8। डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है, एक 0 लगा करके इसके डेसिमल को कैंसिल कर देते हैं। ओके, अब 49 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 49 2 जा होता है 98, यानी कि आपके पास ऊपर आ गया कितना? 20। 4 से कैंसिल करेंगे 20 को तो कितना हो जाएगा? 4 5 से 20, तो ऊपर आ गया आपके पास 5 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भाई? 10 टू द पावर यहाँ पर देखेंगे अगर तो ये हो जाएगा माइनस का 6। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इधर 10 पावर माइनस 5 है, तो 10 पावर माइनस 5 बनाने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा? मुझे 50 करना पड़ेगा, तो 50 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 पाई स्क्वायर। 50 पाई स्क्वायर, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर 0.49 टेस्ला है, और अगर हो सकता है अगर कहीं मैंने वैल्यू लिखने में कहीं मिस्टेक किया होगा, टाइपिंग में एरर होगा, तो हो सकता है बदल भी जाए। ठीक है, तो मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 50 पाई स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपके पास बी और आई के बीच एक यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ बना नहीं है, बस केवल ऐसे लिख दिया गया, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पर क्वाड्रेंट दिखा दिए गए। अब इसमें बताया है ए पार्ट, for a solar cell the IV characteristic lies in the fourth quadrant of the given graph, और B पार्ट का in a reverse bias PN junction diode the current measured in microampere is due to majority charge carriers। अब इसमें कौन सही है, कौन मिस्टेक है, ए और बी में, या क्या दोनों सही हैं या एक भी नहीं सही है? यही बातें आपको बतानी है। देखो सोलर सेल की बात करते हैं अगर, तो सोलर सेल का जब आप ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ खींचते समय इसमें जो बनेगा कर्व कुछ इस टाइप से बनता है, जो कि यहाँ पता चल रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि आपका ये वाला पार्ट तो सही है।
बी पार्ट देखो, जब डायोड रिवर्स बाइस में होता है तो करंट फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, नॉट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में मेजॉरिटी दिया, इसलिए ये वाला आपका गलत हो गया। ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। तो ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इफ x इक्वल टू 5 sin pi t प्लस पाई बाई 3 मीटर represent the motion of particle executing simple harmonic motion, the amplitude and the time period of motion respectively are 5 ऑप्शंस दिए हैं। तो चलो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। देखो x इक्वल टू कितना गिवन है 5 sin पाई टी प्लस पाई बाई 3 और ये भी किस में है मीटर में। इसका कंपैरिजन सिंपल कर लो, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 5 से। अगर कंपैरिजन करोगे तो a एम्पलीट्यूड होता है जो कि 5 मीटर आ जाएगा, और ओमेगा के सामने देखोगे टी हटा दो, ओमेगा के सामने कितना है यहाँ पर पाई हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर 2 पाई ओमेगा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, पाई आया है तो पाई पाई कट जाएगा, यानी कि 2 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 मीटर एंड 2 सेकेंड जो ऑप्शन मिले वही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड इज 5 मीटर एंड टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1 by lambda स्क्वायर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ई वेयर लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फ्री पार्टिकल। 4 ग्राफ दिखाए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। देखो काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पर ई से लिखा है, ई इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m। उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अच्छा, पी इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अनुसार क्या होता था h बाई लेमडा होता है, लेमडा इक्वल टू h बाई पी होता था, तो उसके अनुसार h बाई लेमडा हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा h स्क्वायर, नीचे कितना है 2m और लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ से पता चल रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ग्राफ इसके बीच है 1 बाई लेमडा स्क्वायर टोटल। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि x प्रोपोर्शनल y के टाइप का है। तो x प्रोपोर्शनल y के टाइप का अगर ऐसा बन रहा है तो ऐसे केस में ग्राफ कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन होता था ना। तो स्ट्रेट लाइन कौन सा ग्राफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन आपका थर्ड ग्राफ दिख रहा है, तो इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बिना पेन पेपर का यूज किए तुरंत इसको बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड इज नियरली। ठीक है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन था, वो भी थिन रॉड का। तो थिन रॉड के लिए याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का होता था ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, अब ml स्क्वायर बाई 12 किसके इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना, देखो यहाँ पर मास भी कितना दे रखा, ग्राम में दे रखा, तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, दोनों तरफ ग्राम ग्राम चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400, m के स्थान पर कितना हो जाएगा 400 ग्राम l स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और देखना पड़ेगा, लेंथ ही बताना, ये भी ध्यान रखिएगा। नीचे यहाँ 12 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 400 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 या 6 आ जाएगा। तो l स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 × 12, यानी l स्क्वायर इक्वल टू 72। तो l इक्वल टू अंडर रूट 72 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 8 या 64, 9 9 या 81। 8 और 9 के बीच दो ऑप्शन होगा, यानी 8.5। ठीक है, 8 और 9 के बीच जो ऑप्शन है वो आपके पास ये फोर्थ ऑप्शन है, 8.5 सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा द मैक्सिमम इलांगेशन ऑफ अ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ if the elastic limit of steel and its Young modulus respectively are 8 × 10 power 8 Newton per meter square and 2 × 10 power 11 Newton per meter square is। मैक्सिमम इलांगेशन बताना है, इलास्टिसिटी से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
क्या क्या गिवन है, देखो इसने कहा कि मैक्स दो इलास्टिक लिमिट है स्टील की, यानी कि स्ट्रेस आपके पास सिंपल यहाँ पर बता रखा क्या स्ट्रेस, स्ट्रेस है 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यंग मॉडुलस जिसे वाई से लिखते हो 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम इलोंगेशन बताना यानी डेल्टा एल, लेंथ में कितना चेंज हुआ, और एल दे रखा है कितना 1 मीटर। तो फॉर्मूला याद होगा, y इक्वल टू क्या होता था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये तो होता था। तो y इक्वल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन का मतलब होता था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये तो होता था। हमको डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल इक्वल टू स्ट्रेस, ये नीचे एल था ऊपर चला जाएगा इनटू एल, और नीचे क्या आ जाएगा ये यंग मॉडुलस वाई। बस सबकी वैल्यू रख लो, कैलकुलेट कर लो। स्ट्रेस है 8 × 10⁸, और लेंथ 1 मीटर कह रहा है। यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11 हो जाएगा, 2 4 जा 8 होता है, तो 4 × 10⁸, यहाँ 10⁸, 10⁻11, 8 - 11 यानी -3 मीटर। 10⁻³ मतलब मिलीमीटर लिख सकते हैं इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक न्यूक्लियर इमिशन दिखाया गया है, और इसमें बताना कि लास्ट में ये जो प्रोडक्ट Q है, इस Q का मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 290 है, X जो है यहाँ पर ये 82 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर 290 है मास नंबर। ये कन्वर्ट हो गया किस में, Y में। क्या निकला, जब एक अल्फा पार्टिकल निकला। अल्फा पार्टिकल निकलने पर क्या होता है याद होगा, एटॉमिक नंबर में इसमें 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी कर देंगे, तो इसमें 2 कम हो जाएगा, यानी 2 लेस करेंगे तो हो जाएगा ये 80 पर कितना हो जाएगा 280। समझ में आ, अल्फा पार्टिकल निकल गया यहाँ पर। अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद अब देखो ये जो Y है ये कन्वर्ट हो रहा है Z में। अगर Y कन्वर्ट होता है Z में और यहाँ पर E+ का मतलब एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो पॉजिट्रॉन क्या होता है भाई, पॉजिट्रॉन के बारे में तो पता होना चाहिए। जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो ये जो एटॉमिक नंबर उसमें 1 की कमी हो जाती है, तो ये हो जाएगा 79 और ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक, पॉजिट्रॉन के बाद यहाँ पर कह रहा है बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकल रहा है। बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकलने पर क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो P बन रहा है ये 79 से हो जाएगा 80 और ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। फिर से यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन का मतलब बीटा पार्टिकल ही निकल रहा है, बीटा नेगेटिव। तो ये आने पर क्या होता है, वंस अगेन आपके पास ये 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q जो है इसका एटॉमिक नंबर 81 और ऊपर कोई चेंजिंग नहीं, मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 286 एंड 81, 286 एंड 81 यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। समझ में आया? याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल निकलने पर एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है, 2 कम कर देंगे और मास नंबर में 4 की। अगर पॉजिट्रॉन निकलता है तो मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाता है। और अगर बीटा पार्टिकल या जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस केस में मास नंबर नहीं चेंज होगा लेकिन एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से आपका 3rd ऑप्शन इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। If the surface tension of the water is 0.07 Newton per meter, then excess force required to take it away from surface is। 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है भाई, देखते हैं। ये सरफेस टेंशन से क्वेश्चन है, तो आपको बताना कि एक्सेस फोर्स कितना रिक्वायर होगा। तो एक्सेस फोर्स रिक्वायर होगा, वहाँ पर आप सरफेस टेंशन की डेफिनेशन यूज कर सकते हो। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है भाई, सरफेस टेंशन जो होता है T इक्वल टू होता है F/L। L अब यहाँ पर सर्कुलर डिस्क है तो इसमें आप सरकमफ्रेंस ले लोगे 2πr।
तो F कितना हो जाएगा यहाँ पर, F जो हो जाएगा T इंटू 2πr हो जाएगा। सरफेस टेंशन T कितना है 0.07, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दे रखा है भाई 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, यानी 10⁻⁻2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। देखो 4.5 2 जा 90 यानी कि 9 हो जाएगा। 9.0 मीन्स 9, 9 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09 हो जाएगा, इंटू 22 हो जाएगा और साथ में यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻2। अच्छा देखो 22 इंटू 9 करेंगे कितना हो जाएगा 198, ओके। और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे 1.98 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। अच्छा अब यहाँ पर मिली न्यूटन दिया है या न्यूटन दिया है, तो 10⁻⁻2 है तो 198 तो हो ही नहीं सकता। अब मिली न्यूटन में इसको कन्वर्ट करना तो 10⁻³ चाहिए, तो -3 करने के लिए इसको क्या लिख दिया 19.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा 19.8 मिली न्यूटन। तो 19.8 मिली न्यूटन यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। कैलकुलेशन पर ध्यान देना होता है विशेष। चलिए ये देखिए बढ़िया सा सवाल है। कर अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ohm is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series while the next 5 parts are connected in parallel. The two combinations are again connected in series. The resistance of final combination is कौन सा होगा। देखो अगर रेजिस्टेंस था 50 ओम का, तो अगर आपने इसके 50 नहीं 100 है, 100 ओम का था, तो आपने अगर इसका 10 पार्ट कर दिया तो डिवाइड बाई 10 करोगे तो एक एक रेजिस्टेंस 10 ओम का आ जाएगा। समझ में आया, एक एक रेजिस्टेंस कितने कितने ओम का आ जाएगा 10 ओम का। नाउ अब कह रहा है कि इसमें जो 10 रजिस्टर्स बनेंगे उनमें से 5 को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सीरीज वाला डायरेक्ट प्लस हो जाता है, R प्लस R प्लस R प्लस R यानी 5R हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 10 दैट इज 50। पैरेलल में जब कनेक्ट करते हो तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर क्या होता है भाई, पैरेलल में आपको याद होगा कि n/r करके R/n चलता था, तो R/5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, R/5 जब होगा तो यानी कि 10/5 यानी कि 2 ओम हो जाएगा। फिर से इनको सीरीज में जोड़ दोगे, RS और RP इनको सीरीज में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इतना आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 50 + 2 यानी 52 ओम। 52 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। आप डायग्राम बना के, अगर ना समझ में आए तो डायग्राम बना के समझ सकते हो। डायग्राम में क्या करना है 1 2 3 4 5 ऐसे लगा लो, इसके बाद ऐसे लगा लेना 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे लगा लेना, बन गया। ये वाले 5 5R हो जाएंगे, ये वाले 5 हो जाएंगे R/5, दोनों को प्लस कर लेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, देखो क्वेश्चन कह रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1 SI यूनिट में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज इन SI यूनिट, यानी पावर की बात करना है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू दे रखा है 2t-1, तो और फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन। पावर बताना तो पावर F इक्वल टू होता क्या है भाई, P इक्वल टू होता क्या, P इक्वल टू होता है F इंटू V। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पावर क्या होता है F इंटू V होता है। तो V चाहिए तो V इक्वल टू क्या होता है ds/dt, इसका डिफरेंशिएशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो t का 1 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। फोर्स है 5 और वेलोसिटी है 2, 5 2 10, 10 आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, छोटा सा सवाल, सेकेंडो का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
बढ़िया सा क्वेश्चन है। द आउटपुट y ऑफ गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एंड ए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना। यानी अब देखो यहाँ पर पहला आपके पास ये जो गेट लगा है ये आपके पास नैंड गेट है और यहाँ नॉर गेट है, ठीक है। फिर इनका जो आउटपुट है उसको आपने फीड करा दिया किसमें, नॉर गेट में। अब आपको रिजल्ट बताना क्या होगा। तो ध्यान से देखो, दोनों आपने इनपुट को क्या किया, यहाँ पर कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया तो ये सिंगल इनपुट हो गया। सिंगल इनपुट हो गया तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो गेट है वो एकदम से नॉट गेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार, और यहाँ पर बी है तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, बी बार, ठीक है। जब आप दोनों इनपुट को कंबाइन कर देते हो तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट वाला सिर्फ वो सिर्फ क्या होता है, नॉट गेट होता है। तो नॉट गेट की तरह ये बिहेव करना शुरू कर देता है। नाउ अब आपने जब इसको फीड किया, अब ये दोनों अलग अलग है भाई। ये कैसा गेट है, ये आपके पास जो है नॉर गेट है। नॉर गेट है तो इसका जो आउटपुट y बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों का प्लस करके इनका फिर कर देंगे, और दोनों का प्लस करके फिर से अगर निगेशन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग डॉट के साथ, और दो बार बार होने पर सिंपल बन जाता है a इंटू बी, ठीक है। तो ए बी यहाँ पर क्या बन रहा है, ए और बी आपने इनपुट कराया, y इक्वल टू अगर आपके पास a इंटू बी मिल रहा है तो ये आपके पास कौन सा गेट होता है, ये गेट आपके पास जो होता है वो होता है एंड गेट। एंड गेट का ही तो है लॉजिक सिंबल, ठीक है। तो ये एंड गेट की तरह बिहेव करने लगेगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। यहाँ पर आपका आउटपुट निगेशन मिलेगा, यहाँ बी का निगेशन मिलेगा, और यहाँ पर क्या होता है, याद करो कि जब आपके पास नॉर गेट होता था तो वो होता था उसका जो जो क्या कहते थे, बूलियन एक्सप्रेशन जो होता था वो क्या होता था, a प्लस बी का निगेशन होता था। तो वही चीज़ यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर a और b की जगह इनपुट में a बार b बार है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, टाइटली बाउंड 100 टन्स coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. Magnitude of magnetic field at the center of the coil is कितना होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अभी आपके पास ये सर्कुलर कॉइल वाला हो गया तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, जहाँ r रेडियस होता था। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, नहीं याद है तो फिर यहाँ पर लिखा भी हुआ है। n है 100 टन्स, करंट है 7 एम्पियर, और रेडियस यहाँ पर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक। अब यहाँ पर देखो 10 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ 5 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 27 जा 140 पाई इंटू 10 टू द पावर देखो -7 -2 पर जाएगा +2 हो जाएगा, यानी कि 10 पावर -5। अब यहाँ पाई तो है नहीं तो पाई की वैल्यू रख लेंगे 140 इंटू 22/7, 7 2 जा 14 होता है 20 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये हो जाएगा 440 इंटू 10 टू द पावर -5। अब यहाँ 44 या 4.4 ऐसे है, मिली में बदलना है तो यहाँ पर 2 कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी 4.4 मिली टेस्ला। 4.4 मिली टेस्ला, यानी ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा आंसर। ओके, बड़ी गर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी 13 नंबर। कह रहा है an unpolarized light beam strikes a glass surface at Brewster's angle, then the reflected light will be completely polarized. Both the reflected and refracted light will be completely polarized. The reflected light will be completely polarized, but the refracted light will be partially polarized. और फोर्थ कह रहा the reflected light will be completely polarized. अच्छा भाई, कौन सा इसमें सही होगा ये देखना है हमको। तो देखो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट है, ओके। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर अगर देखा जाए किस तरह से ब्रिस्टर एंगल पर अगर लाइट
फॉल होती थी, यहाँ पर IP अगर लिखते हैं तो यहाँ पर एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट और एक पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है ये वाला तो आपके पास कंप्लीटली पोलराइज्ड और ये वाला पार्शियली पोलराइज्ड होता है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही बैठ रहा, सटीक बैठ रहा, जिसमें दोनों बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा, काफी बड़ा सवाल है लिखा हुआ। कह रहा है लिस्ट फर्स्ट को मैच करना है लिस्ट सेकंड से। एक तरफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन दी हुई हैं, ट्रांजिशन फॉर्म दिया है, और दूसरी तरफ वेवलेंथ दिया है। अब आपको बताना इसमें कौन सा करेक्ट है। तो इसके लिए फॉर्मूला याद करो कि 1/λ इक्वल टू होता था R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। और इसको मॉडिफाई किया जाए तो लैम्डा इक्वल टू क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू बन जाएगा नीचे R आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा n1 n2 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगर हमें λ1 की बात करो, यानी कि आप ए पार्ट की बात करें, तो n2 3 रखना और n1 1 रखना है। तो n1 2 रखना, 3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा। नीचे R की वैल्यू याद होगा 1.097 × 10⁻7 होता था। और n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, n2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, n1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 यानी कि 5 आ जाएगा। तो ऊपर 36 और नीचे ये 5 और ये देखिए 1.097 को अप्रॉक्स में 1.1 मान लिया जाएगा, तो ये 1.1 × 5 यानी कि 5.5 आ जाएगा। 10⁻7 ऊपर जाएगा -7 हो जाएगा। अब हम अप्रॉक्स एक आइडिया लगाते हैं, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो एक अप्रॉक्स आइडिया लगाया कि अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो कितना आ सकता है। 55 है, 36 है, तो 36 को अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगा के अगर मैं सिंपल से बात करूं 360 की बात करूं तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर कितनी बार जा सकता है, 5 × 7 = 35 होता है, तो 6 टाइम्स जा सकता है, ठीक है। कितनी टाइम जा सकता है, 6 टाइम। 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 + 3 33, इस तरह से कुछ जाएगा, यानी कि 6 के आगे कुछ आएगा। तो यहाँ से अपने पास ये पता चला कि 6 वाला जो ऑप्शन होगा उससे थोड़ा मैच करेगा, यानी ये वाला, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक ट्रिक और बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करना पड़े। ध्यान से देखो, सब के सब कहाँ पर आ रहे हैं, n1 पर, या n1 यानी कि 2 पर, n1 = 2 पर सब आ रहे हैं। कहाँ से, हायर एनर्जी स्टेट से। अब ये जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी hν होता था, याद है, यानी hc/λ होता था। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। तो एनर्जी जितना ज़्यादा होगा लैम्डा उतना कम होता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए, जितना हायर एनर्जी स्टेट से आएगा उतने ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो हायर एनर्जी स्टेट से सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी स्टेट कौन है, D वाला। तो D वाले की वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी। समझ में आ रहा, 6 है ना, तो इसकी सबसे कम हो जाएगी। सबसे कम कौन है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये 5 वाला है, तो 5 वाला कहाँ चला जाएगा भाई, और ये B वाला कहाँ चला जाएगा, इसको देख लेते हैं। अगर मैं B की बात करूं तो पहला वाला अगर आपके पास ये आया है तो दूसरा वाला इससे जो थोड़ा कम होगा, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या पता चल रहा है, जो A है आपके पास, A मैच हो रहा है किससे, थर्ड से, B मैच हो रहा है किससे, फोर्थ से, C मैच हो रहा है किससे, सेकंड से, और D मैच हो रहा है किससे, फर्स्ट से। सिंपल सी बात है, आपका पहला ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है। उम्मीद है समझ गए होंगे, ये ट्रिक काम की रही होगी, ठीक है। कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन नहीं करना इसमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन। कह रहा 2 bodies A and B of same masses undergo completely inelastic one-dimensional collision. The body A moves with velocity v1 while the body B is at rest before collision.
द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2, तो रेशियो बताना है v1 रेशियो v2। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए। पहले के लिए एम बी 1, दूसरा बॉडी रेस्ट में है, ये हो गया बिफोर कोलिजन का लीनियर मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन दोनों साथ साथ चल रहे हैं सिस्टम, m प्लस m, और इसकी वेलोसिटी हो जा रही है v2। ठीक है, तो यहाँ से एम बी वन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2m v2, m हटा दीजिए, तो v1 बाई v2 निकालेंगे तो 2/1 यानी कि 2:1। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आगे के हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।